हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैटलिस्ट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट कवर कर लिए थे। स्पेशली कैटलिस्ट हैं क्या, कैटलिस्ट के टाइप्स क्या हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इनके मैकेनिज़्म क्या है, कैटलिटिक पॉइजन्स, कैटलिटिक प्रमोटर्स, ये सब डिस्कशन हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में कर रखा है। अब कैटलिस्ट का रिमेनिंग पार्ट जो अपने को पता है कि एंजाइम कैटलिसिस है, इसको हम कवर करते हैं। एंजाइम के बारे में आप लोगों को पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया है, स्पेशली जो आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है। एंजाइम्स स्पेशली बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट इन द सेंस आप समझ सकते हो कि जो लिविंग सेल के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं या उनको एक्सेलरेट कराते हैं। अपने बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सब में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। और बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम, एक्टिवेट करने का काम, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम देखा जाए एंजाइम कैटलिस्ट का है। एंजाइम कैटलिस्ट हमेशा ध्यान रखना है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इसके बने होंगे। स्पेशली प्रोटीन के कई टाइप होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो फूड है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। उसमें प्रोटीन का यूज़ स्पेशली बॉडी के लिए देखा जाए बिल्डिंग की तरह से है। तो जो प्रोटीन के डिवीज़न की बात हम लोग बायोमॉलिक्यूल में करेंगे, जो कि सेकेंड बुक में कंप्लीट होगा। लेकिन ग्लोब्यूलर एक उसका पार्ट है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, इनका जो मोलर मास होता है ये 15,000 से लेकर के यहाँ पर देखा जाए यानी 1 लाख ग्राम पर मोल की रेंज में इनका आता है। मतलब कहने का पर्पस क्या है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने होंगे। 100% हमेशा प्रोटीन के बने होंगे एंजाइम जितने भी होंगे। 15,000 to 1 लाख देखा जाए इनका ग्राम पर मोल इनका मोलर मास आता है। तो इनको हम लोग बायो कैटलिस्ट का नाम देते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कराते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, C6H10O5 की पावर n, ये जो फार्मूला हमारा देखो स्टार्च का है, स्टार्च का है। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करा दें, और इसको हाइड्रोलाइज कराने के लिए, स्टार्च को हाइड्रोलाइज कराने के लिए अपने पास डायस्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। डायस्टेज एंजाइम की नीड, जो कि ईस्ट के अंदर अवेलेबल होता है इन ईस्ट। अब ये डायस्टेज एंजाइम क्या करेगा, स्पेशली देखा जाए इसको कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज में, 2 मॉलिक्यूल C12H22O11 सुक्रोज। स्पेशली स्टार्च से यहाँ पर देखा जाए माल्टोज बनता है। यहाँ पर सुक्रोज का भी फार्मूला यही रहता है, माल्टोज क्रिएट होता है। बस दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये माल्टोज बनता है। तो जो हमारे पास C12H22O11 जो माल्टोज है, ये देखा जाए फिर से हाइड्रोलाइज होकर के, यहाँ पर देखा जाए माल्टोज हाइड्रोलाइज होकर के स्पेशली माल्टेज एंजाइम के साथ, माल्टेज एंजाइम ये भी ईस्ट के अंदर अवेलेबल है, माल्ट एक्सट्रैक्ट हम नाम देते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए स्पेशली ये बना देगा अपना 2 मॉलिक्यूल C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो ग्लूकोज हमारे सामने बना C6H12O6, ये देखा जाए यहाँ पर जाइमेज एंजाइम के साथ, ये भी ईस्ट के अंदर अवेलेबल है एंजाइम, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में C2H5OH + 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, स्पेशली एंजाइम कैटलिस्ट का रिलेटेड। कोई भी एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्टार्च लिया, जितने भी स्टार्ची प्रोडक्ट्स हैं डायस्टेज एंजाइम के साथ देखा जाए माल्टोज में कन्वर्ट होंगे C12H22O11। सुक्रोज का भी फार्मूला यही है। ये सब स्ट्रक्चर हम लोग बायोमॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे, सेकेंड बुक में आएगा। इसके तरह से माल्टेज एंजाइम के साथ ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज फिर से जाइमेज एंजाइम के साथ एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अपने को इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा।
तो इथाइल अल्कोहल बनाने का ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जिसमें अलग अलग स्टेप पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सेलेक्ट कर रखे हैं, उनके अलग अलग सोर्स हैं। अपना जो बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, स्पेशली कंप्लीट डाइजेशन को अगर हम देखें तो हर स्टेप पर अपना कोई न कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो अपने मैक्रोमॉलिक्यूल्स को, स्पेशली प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करते हैं, जिससे कि आसानी से बॉडी के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी की वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। एंजाइम एक तरह से बायो कैटलिस्ट हैं और बायोलॉजिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने का काम करेंगे। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, सिंगल टाइम, अगर हम एक बार सिंगल टाइम जो हम लोग मील यूज़ करते हैं, इंटेक करते हैं, अगर विदाउट डाइजेशन, विदाउट एंजाइम अगर उसको डाइजेस्ट करना पड़े, तो आपको बता दूं कि विदाउट एंजाइम उसका डाइजेशन 50 ईयर में होगा। इतना स्लो प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है, जितने डाइजेस्टिव कर सकते हो कि डाइजेशन प्रोसेस होती है, लेकिन एंजाइम 2 to 3 आवर्स में देखा जाए कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट कर देते हैं पूरे कंप्लीट फूड को, और वो अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, जिसकी नीड है वो बॉडी के यूज़ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाता है। तो आपको इस तरह समझने की जरूरत यहाँ पर ये है कि जो रिएक्शन अपने आप विदाउट एंजाइम अगर 50 ईयर में कंप्लीट हो रहा है, वो विथ एंजाइम 2 to 3 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, 10 टाइम, 10 टाइम, 13 टाइम, इतने टाइम से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये तो एक एंजाइम के बारे में एक सिंपल सा डिस्कशन मेरा था, आप लोगों को इतना तो समझ में आया ही होगा एंजाइम्स होते क्या हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। एंजाइम के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टर्स हैं, जरा इनकी हम लोग बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा। हाई इफिशियंसी, हाई इफिशियंसी। सेकेंड नंबर पर देखा जाए हम एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। फोर्थ पॉइंट पर देखा जाए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच, इंक्रीजिंग एक्टिविटी, विथ कोएंजाइम्स और कोफैक्टर, और इनहिबिट होने के लिए यहां पर देखा जाए इन्फ्लुएंस बाय इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स और पॉइजन। थोड़ा सा इसका डिस्कशन में कर लेता हूं। ये तो हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेशली हैं एंजाइम कैटलिस्ट के। हाई इफिशियंसी, मैंने कहा मिलीग्राम माइक्रोग्राम में इनकी नीड होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, इतना इनकी इफिशियंसी होती है। रेट ऑफ रिएक्शन को 10 टाइम्स, 10 टाइम, इतना ज़्यादा इंक्रीज करा देते हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि जो रिएक्शन काफ़ी दिन में हो रहा है, काफ़ी टाइम में कंप्लीट हो रहा है, वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट होने लगता है। एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, ये भी आपको पता है, अभी मैंने कहा कि मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और काफ़ी ज़्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, तो काफ़ी कम अमाउंट में इनकी नीड होती है। स्पेसिफिसिटी, इसका सिंपल मतलब क्या है कि स्पेशल टाइप के एंजाइम, स्पेशल टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आप लोगों ने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा है लोअर क्लास में, वहाँ पर आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कभी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करेगा, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कभी फैट को या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्पेशल टाइप के एंजाइम स्पेशल टाइप के सबस्ट्रेट पर इफेक्टिव होते हैं,
ये एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कैटलिस्ट की भी प्रॉपर्टी सबको पता है, वो भी स्पेसिफिक होते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात अगर हम लोग करें, अपने जो बॉडी टेम्परेचर है ये एंजाइम के लिए स्पेशली ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करा दिया जाए या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी या एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है। स्पेशली एंजाइम की एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है और इस वजह से बायोलॉजिकल रिएक्शन सब अफेक्ट होते हैं। ऑप्टिमम पीएच, ये भी पता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं सबके लिए एक पर्टिकुलर पीएच की नीड है। देखा जाए जैसे आपको पता है कि हम लोगों का डाइजेशन कंप्लीट होता है तो माउथ से स्टमक तक का जो मीडियम है वो एसिडिक है। तो इस मीडियम में जो भी एंजाइम वर्क करते हैं वो एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं। अगर इनको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा दिया जाए तो वर्क नहीं करेंगे। और स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन ऑनवर्ड्स का जो मीडियम है वो बेसिक है, आप लोगों को सबको पता है। इसलिए वहाँ पर जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं स्पेशली इंटेस्टाइन के थ्रू, पैंक्रियाज के थ्रू, वो सब बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं। अगर वहाँ का मीडियम एसिडिक बना दिया जाए तो कोई वर्क नहीं करेंगे, वो एंजाइम बेकार हो जाएंगे, फंक्शनलेस हो जाएंगे। इसलिए हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम पीएच मस्ट है, नेसेसरी है, जिस पर अपना बेस्ट एक्ट शो करेगा। ऐसे देखा जाए इंक्रीजिंग एक्टिविटी विथ कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो इनको हम कोएंजाइम्स या कोफैक्टर का नाम देते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, कह सकते हो मिनिमाइज कर देते हैं। तो वह इनहिबिटर्स या पॉइजन्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कभी कभार इस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम इसके आगे आना चाहेंगे। स्पेशली देखा जाए अब इसके आगे जो हमें आगे देखना स्पेशली है कि एंजाइम्स की बात तो हम लोगों ने थोड़ी सी कर ली जितनी हमारी नीड थी। एंजाइम वर्क कैसे करते हैं, कि हाउ एंजाइम्स वर्क ऑन स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स और स्पेशल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पर देखा जाए बड़ा सिंपल सा इनका मॉडल है, स्पेशली मैकेनिज्म की तरफ हम लोग मूव करेंगे और वो मैकेनिज्म इजी गोइंग आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए क्योंकि बहुत इजी पार्ट है। स्पेशली मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। इसमें देखो की एंड लॉक मॉडल स्पेशली यहाँ पर सबसे हम लोग मोस्ट कन्विंसिंग मॉडल है। इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ देखा जाए मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाता है। ये रिएक्शन देखा जाए रिवर्सिबल है एंड स्पीड इसकी फास्ट है। मेरे कहने मतलब सबसे पहला काम है कि एंजाइम रिएक्टेंट के साथ, कैटलिस्ट के साथ, अपने सबस्ट्रेट के साथ आकर के देखा जाए बाइंड हो जाएगा और बाइंड होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इसको देखा जाए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का हम लोग नाम देते हैं। अब पहले नंबर पर देखा जाए ये सिचुएशन आएगी। सेकंड नंबर पर जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट बना हुआ है ये देखा जाए एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन शो करेगा। यहाँ पर देखा जाए एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन, हमारा जो सबस्ट्रेट है ये धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा और अगले स्टेप में देखा जाए एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन देखा जाए स्लो है एंड रेट डिटरमाइनिंग है। कोई भी रिएक्शन अगर कई स्टेप में कंप्लीट होते हैं तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही हमेशा रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो यहाँ पर देखा जाए एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट जो एसोसिएशन, बीच में आप इंटरमीडिएट जैसा सिचुएशन मान सकते हो, इंटरमीडिएट वाली कंडीशन बनती है। इसके बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप रेट को डिटरमाइन करेगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस रेशियो में होना है या किस अमाउंट में होना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर देखा जाए की एंड लॉक मॉडल इसी से रिलेटेड है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। की एंड लॉक मॉडल बड़ा सिंपल सा मॉडल है। की एंड लॉक मॉडल स्पेशली देखा जाए यहाँ पर
ये सिंपली कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा एंजाइम होता है इसमें देखिए स्पेशल टाइप के यहाँ पर, जैसे स्पेशल टाइप का की स्पेशल टाइप के लॉक को ओपन कर सकता है, वैसे ही स्पेशल टाइप का एंजाइम स्पेशल टाइप के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो एंजाइम देखा जाए, एंजाइम में देखा जाए यहाँ पर फरो देखा जाए बना हुआ है स्पेशल टाइप का, और हमारा जो सबस्ट्रेट होता है देखा जाए उसमें इसी टाइप पे देखा जाए फूड स्पेशली इसमें निकले रहते हैं। ऐसे हम लोग सिंपल सा डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारा देखो सबस्ट्रेट है। तो पहला काम क्या है कि एंजाइम यहाँ पर देखो स्पेशल टाइप की जैसे स्पेशल टाइप के लॉक को ओपन कर सकती है, हर टाइप के लॉक को ओपन नहीं कर सकती, या जितने भी लॉक होते हैं किसी स्पेशल की से ओपन नहीं हो सकते। स्पेशल टाइप की रिक्वायरमेंट होगी स्पेशल टाइप के लॉक को ओपन करने के लिए। वैसे ही स्पेशल टाइप का एंजाइम स्पेशल टाइप के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो फोरो वाला हिस्सा उसका हुड वाला हिस्सा देखा जाए ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो पहला काम हमारे सामने यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो एंजाइम है इस केस में अगर हम लोग यूँ देखें स्पेशली, तो जो एंजाइम वाला केस एंजाइम हमारा है ये देखा जाए इस सबस्ट्रेट के साथ मिल करके यहाँ पर देखा जाए एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर देखा जाए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बन जाएगा जो यहाँ पर बना था, वही वाले सज्जन देखो यहाँ पर की एंड लॉक मॉडल के थ्रू हम डायग्रामेटिकली दिखाना चाह रहे हैं। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ये रिएक्शन देखो रिवर्सिबल है एंड फास्ट है, दोनों चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब इसके आगे देखा जाए अगले स्टेप में हमारा जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है तो एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन वाला केस यहाँ पर देखो डेवलप होगा। इस केस में हमारा जो कह सकते हो कि कैटलिस्ट है ये तो जैसा था वैसे कैसे बना रहेगा, हमारे कहने का स्पेशली मतलब ये है। यहाँ पर देखा जाए ये देखो ये हमने एंजाइम को ले रखा है स्पेशली, और यहाँ पर देखा जाए अब ये हमारा जो प्रोडक्ट था हमारा जो सबस्ट्रेट था अब ये धीरे धीरे देखो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब रही है अब एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन वाला केस देखो हमारे सामने बना। अब इसके बाद आपको देखने से लग रहा है कि एंजाइम यहाँ पर अलग हो जाएंगी, एंजाइम देखा जाए स्पेशली फ्री हो जाएंगे यहाँ पर, और हमारा प्रोडक्ट देखा जाए अलग हो जाएगा। ये प्रोडक्ट और साथ में देखा जाए ये प्रोडक्ट देखिए अलग हुए, एंजाइम अलग हो गए प्रोडक्ट अलग हो गए। ये की एंड लॉक मॉडल है जो स्पेशली एंजाइम के मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा जो कि रिवर्सिबल है, फास्ट है। एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन का फॉर्मेशन करेंगे और एंजाइम अलग हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये स्टेप स्लो है और ये डिटरमाइनिंग है। की एंड लॉक मॉडल इसी से रिलेटेड है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। स्पेशल टाइप की जैसे स्पेशल टाइप के लॉक को ओपन करेगी या स्पेशल टाइप का लॉक स्पेशल टाइप की से ही ओपन होगा, वही कंडीशन है कि जो हमारा एंजाइम है सबस्ट्रेट है इसमें देखो हुड यहाँ पर हुड निकला हुआ है, यहाँ पर देखो फरो बना हुआ है। तो पहले इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, ये दोनों आपस मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। सबस्ट्रेट धीरे धीरे देखो प्रोडक्ट में चेंज होने लगेगा और अल्टीमेटली एंजाइम अलग और सब प्रोडक्ट हमारा अलग हो जाएगा। ये की एंड लॉक मॉडल है जो आप लोगों को बिल्कुल इजी गोइंग समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आसान टॉपिक है और हमें लगता है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई भी होगी। अब थोड़ा सा हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं एंजाइम का। बाकी एंजाइम के पार्ट यानी एंजाइम का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन देखो 2-3 एप्लीकेशन इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं एप्लीकेशन की बात मैं स्पेशली आप लोगों से करूँगा। जो 2-3 एप्लीकेशंस हमारे सामने यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं स्पेशली। तो देखा जाए थोड़ा सा मैं इसकी बात करूँ, एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहला एप्लीकेशन देखो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन।
एप्लीकेशंस। सेकंड नंबर पर देखा जाए हम ले सकते हैं एंजाइम डेफिशिएंसी। एंजाइम डेफिशिएंसीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। और थर्ड नंबर पर देखा जाए हम क्योरिंग ऑफ डिजीज, इसकी बात कर सकते हैं। बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है, और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं। नॉर्मली 2-3 एप्लीकेशन अपने लिए मोर देन इनफ है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसा आपको पता है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, अल्कोहल इंडस्ट्रीज, और जो फ्रूट से जो तमाम प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, स्पेशली जैम, जेली, इन सब में देखा जाए एंजाइम का काफ़ी यूज़ है। स्पेशली देखा जाए ज़्यादातर जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली अपने मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी जगहों पर हम एंजाइम को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, जो एंजाइम के इफेक्ट से काफ़ी फास्ट और मिनिमम टाइम में बन जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन। अभी आपके सामने मैंने सबसे पहले अल्कोहल का एग्जाम्पल जो लिया था कि स्टार्ची प्रोडक्ट से कैसे अल्कोहल हम बनाते हैं, इस तरह से सुक्रोज से कैसे अल्कोहल हम बनाते हैं। तो इसमें देखा जाए अपना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एंजाइम डिफिशियंसीज, अगर अपने को पता है कि ये एंजाइम इस पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम्स हैं, उस एंजाइम की डिफिशियंसी बॉडी में है, तो उसको एक्सटर्नली हम उसको प्रोवाइड कर देंगे या उस टाइप की उसको मेडिसिन दे देंगे, जिससे वो पर्टिकुलर एंजाइम उसकी बॉडी में ज़्यादा बनने लगेंगे और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। इसीलिए दे रखा हमने एंजाइम डिफिशियंसी एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। और सबसे लास्ट में क्योरिंग ऑफ डिजीज, लगभग मिलता जुलता टॉपिक है दोनों। अगर कोई स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो स्पेशल टाइप के एंजाइम से ठीक हो सकती है, तो उस टाइप के एंजाइम या उस टाइप की मेडिसिन उस पर्सन को देने से उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। कुछ ऐसे बेसिक अब इंफॉर्मेशन हमारे सामने बेसिक चीज़ें हैं, इनको अपने को ध्यान में रखने की जरूरत तो पड़ेगी। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक है, स्पेशली एंजाइम से रिलेटेड है, सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। इसको थोड़ा सा आप देखना, कभी कभी इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चंस नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है। सेल्फ सेलेक्टिव, कभी कभी इस पर क्वेश्चंस बनता है। सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स, सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। अब देखो नाम से ही क्लियर है, सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस मतलब कह सकते हो कि ऐसे कैटलिस्ट जिनमें शेप के बेसिस पर, जो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के शेप और साइज के बेसिस पर, पोर स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखा जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हम लोग करते हैं, ऐसे कैटलिस्ट को हम सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस का नाम देते हैं। मतलब कह सकते हो कि दोज टाइप ऑफ कैटलिस्ट which action depends on its pore structure and size of reactant and products are known as self selective catalysis. Those type of catalyst in which type of nature of catalyst depends on pore structure, pore size of catalyst and shape of reactants and products are known as self selective catalysis. जियोलाइट इसका एक एग्जाम्पल है। जैसा आपको पता है 11th क्लास में हमने जियोलाइट की बात तो की है, स्पेशली कहाँ पर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारा मेथड है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में हम जियोलाइट यूज करते हैं, जो कि आज के टाइम का मॉडर्न मेथड है। तो हाइड्रेटेड जियोलाइट का यूज आज के टाइम में हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बात स्पेशली कर रहे हैं, सेल्फ सेलेक्टिव का मतलब जो पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर डिसाइड होंगे, उनको हम सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस का नाम देंगे। जियोलाइट एक एग्जाम्पल है। ये जो जियोलाइट हम लोग स्पेशली बनाते हैं, इनका देखा जाए एक फॉर्मूला बनता है M, यहाँ पर देखा जाए हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं MX/N ले लेते हैं, और यहाँ पर देखा जाए हम लोग ले लेते हैं
AlO2 X स्पेशली बन जाता है, और SiO2 Y, ये पूरा हमारा एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और MH2O, ये जियोलाइट का एक जनरल फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम, देखो यहाँ पर एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, जियोलाइट जितने भी हैं ये सब के सब एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। पहले देखो सिलिकेट्स क्या होते हैं, और सिलिकेट्स फिर एल्यूमिनो सिलिकेट बनता कैसे है। जैसा आप लोगों को 11th क्लास में एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर देखो ये सिलिकेट का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन के साथ देखा जाए इसी तरह से ये जो हमारे सामने एक शेप देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं स्पेशली, ये जो SiO2 का एक 3 डायमेंशनल देखो स्ट्रक्चर हमारे सामने स्पेशली आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा, ज़्यादा इसमें और नहीं अपने समझाना है। ये हमारा SiO2 का स्ट्रक्चर है जो कि पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ये SiO2 का 3D स्ट्रक्चर्स है। इसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर प्लेस पर देखा जाए एल्युमिनियम को यूज करते हैं। मान लो यहाँ पर हमने एल्युमिनियम यूज कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम को यूज कर दिया, तो आपको देखने से लग रहा है कि एल्युमिनियम यूज करने से क्या होगा कि हमारे पास देखा जाए स्पेशली कंडीशन क्या आएगी कि चूंकि सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 है लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो 3 साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और एक साइड से देखा जाए बॉन्ड बनना तो चाहिए था लेकिन वो बनेगा नहीं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं। अब देखा जाए यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है वो मेटल के पॉजिटिव वाले पार्ट से देखो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 3D स्ट्रक्चर में हमारा एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्रिएट होगा, बनेगा, वही हमारा जियोलाइट है। स्पेशली ध्यान रखना आप लोग। इसका यूज देखा जाए इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज़्यादा है। इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर इस वाले केस में ZSM5 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। स्पेशली जियोलाइट तो कह सकते हो, इसमें कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर देखो M के यहाँ पर मेटल है, एल्युमिनियम है, अलग अलग टाइप के जियोलाइट्स हो सकते हैं। इसके सबसे बेटर एग्जाम्पल हमारे साथ देखो ZSM5 है। इसका वर्क केवल इतना सा होता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल को देखा जाए ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, इसका डिहाइड्रेशन करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। ZSM5 का डिहाइड्रेशन स्टेप स्पेशली हम नाम देते हैं, डिहाइड्रेशन स्टेप हम इसको नाम देते हैं। जैसे देखिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। वैसे यहाँ पर जो एल्कोहल हम लेंगे ज़्यादा मोलर मास वाले एल्कोहल लेंगे। जैसे इथाइल एल्कोहल आपने लिया है और आपको पता है कंसेंट्रेट H2SO4 अगर हम यूज़ कर दें 443 केल्विन पर, तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में H2O लिबरेट हो जाएगा। तो हमारे कहने मतलब इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, जो कि वाटर अलग हुआ है तो डिहाइड्रेशन नाम देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन स्पेशली जो हम बनाते हैं ये ज़्यादातर हम पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऑब्टेन करने के बेसिस पर बनाते हैं। तो हम जो मोलर मास एल्कोहल का जो लेके चलेंगे, यहाँ पर 7 कार्बन 8 कार्बन मतलब ज़्यादा कार्बन के एल्कोहल को हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके डिहाइड्रेशन से ZSM5 एक जियोलाइट है, सफिशिएंट कर सकते हो, इसका यूज़ हम लोग करेंगे और एल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। तो आने वाले टाइम में हमारे हाइड्रोकार्बन की डिमांड को पूरा करने के लिए हम ऐसे मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। और ये तो हमने नॉर्मल एग्जाम्पल दिया है जो आपको पहले से ही पता है कि ये तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है ये केवल आपको ये समझाने के लिए मैंने दिया कि डिहाइड्रेशन है क्या। एल्कोहल से वाटर अलग कर दिया गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज किया है, एल्कीन को हाइड्रोजन अगर दे दिया जाए तो एल्कीन में उसका एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एल्कीन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, सब के सब हाइड्रोकार्बन हैं। और हाइड्रेटेड जियोलाइट का यूज देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ध्यान रखना ये सब देखा जाए एनहाइड्रस हैं। और हाइड्रेटेड जियोलाइट अगर हम लेके चलते हैं तो उस केस में हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना सा हमारा डिस्कशन स्पेशली एंजाइम कैटलिस्ट से रिलेटेड था। और उसी से रिलेटेड एक स्पेशल टाइप का टॉपिक हमारे पास है, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। आप लोगों को इसको ध्यान से करने की जरूरत है। अब अपना देखा जाए जो सरफेस केमिस्ट्री है, इसमें 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए। मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट एग्जॉस्शन है जो कि इसके पहले कवर हो चुका है।
सेकेंड पार्ट इसका कैटालिसिस है, जो अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थर्ड पार्ट इसका कोलॉइड है। कोलॉइड वाला पार्ट देखा जाए ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपने नॉर्मल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड भी है और बिल्कुल इजी पार्ट है। थोड़ा सा हम कोलॉइड की बात करेंगे आपको समझाने के लिए। कोलॉइड्स, सबसे पहले ये देखिए कोलॉइड्स है क्या। जैसा कि आप लोगों को लोअर क्लास में पता है, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड और सस्पेंशन, तीन केस हमारे सामने बनते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम आपको समझा दें। सॉल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी पूरा है, अपने को पता है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन दोनों के मिलने से हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट की जो साइज है ये देखा जाए ये लेस देन, यहाँ पर देखा जाए इस केस में लेस देन 1 नैनोमीटर है और सॉल्वेंट की साइज भी लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर आएगी तो आपको पता होना चाहिए इस वाले केस में कि ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा ये हमारा सॉल्यूशन होगा, या इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन का नाम देते हैं। सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन की बात हम लोग इसके लिए करते हैं। अगर हमारे पास देखा जाए कोलॉइड वाले केस में क्या कंडीशन बनती है, जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर देखो साइज का डिफरेंस आता है। साइज का डिफरेंस ये आता है कि इसकी जो लेस देन 1 नैनोमीटर साइज रहती है, लेकिन सॉल्यूट देखा जाए ये 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में रहता है। मतलब आपको देखने से लग रहा है कि सॉल्यूट की साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में है और सॉल्वेंट की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर के रेंज में है। तो इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा ये रियल में तो हेट्रोजीनियस रहेगा, ध्यान रखना, रहेगा तो हेट्रोजीनियस। मतलब क्या, सॉल्यूट और हेट्रोजीनियस स्पेशली रहेगा, लेकिन देखने में अपने को सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में चूंकि जो साइज का गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए देखने में अपने को होमोजीनियस लगेगा। तो कोलॉइड्स, अब ये जो सिचुएशन हमारे सामने बनेगी, यही कंडीशन हमारे सामने देखो कोलॉइड है। अब यहाँ पर हम सॉल्यूट के लिए देखा जाए डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ पर देखो डिस्पर्स्ड फेज का नाम देते हैं। हम बार बार सॉल्यूट वर्ड यूज न करके हम डिस्पर्स्ड फेज वर्ड यूज करेंगे। और सॉल्वेंट के लिए देखा जाए हम डिस्पर्सन मीडियम का नाम देते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी, चूंकि हमें कोलॉइड्स का डिस्कशन करना है, तो कोलॉइड कुछ अलग नहीं है। ध्यान रखना, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साइज में देखा जाए सिमिलरिटी है, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर दोनों की साइज है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम रियल में सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन का नाम देंगे। सॉल्यूशन वर्ड हम इन्हीं के लिए यूज करते हैं। साथ में देखा जाए अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी बने कि सॉल्यूट की साइज 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाए, सॉल्वेंट की साइज पहले जैसी लेस देन 1 नैनोमीटर ही रहे, तो ऐसे केस में हमारा सॉल्यूशन रहेगा तो हेट्रोजीनियस, लेकिन अपने को नजर नहीं आएगा। हाई पावर माइक्रोस्कोप के हेल्प से अगर हम देखेंगे तो अपने को हेट्रोजीनियस नजर आएगा। तो दो सॉल्यूशन which looks like homogeneous but actually they are heterogeneous in nature are known as colloids। ध्यान रखना, कोलाइड को डिस्कस करने के लिए ये तो नॉर्मल डेफिनेशन आप दे सकते हो, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं। सॉल्यूशन के बनने में तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे ही करेंगे। कोलॉइड्स के बनने में सॉल्यूट के प्लेस पर डिस्पर्स्ड फेज का नाम देंगे। डिस्पर्स्ड फेज की जो साइज होगी 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में आएगी, और डिस्पर्सन मीडियम की जो साइज आएगी जो कि जस्ट लाइक सॉल्वेंट है, लेस देन 1 नैनोमीटर आएगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम इस पार्टिकल साइज के बेसिस पर अगर अपने कोलाइड्स को डिफाइन करते हैं तो अपनी डेफिनेशन 100% राइट होगी। इसी तरह देखा जाए सस्पेंशन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड पार्ट है। स्पेशली देखा जाए यहाँ पर देखा जाए अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ले लें तो सॉल्वेंट तो देखा जाए वही सेम कंडीशन हमारे सामने आएगी जो यहाँ पर थी, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेकिन जो सॉल्यूट की साइज आएगी ये देखा जाए ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ये सिचुएशन स्पेशली बनेगी।
तो आपको देखने से लग रहा है कि अगर हमारे सॉल्यूट की साइज इतनी बड़ी है कि 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, इस केस में सस्पेंशन का फॉर्मेशन होगा, सस्पेंशन बनेगा। तो आपको देखने से लग रहा है कि कोलॉइड कुछ नया नहीं है, हमारे ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की सिचुएशन है स्पेशली। तो आपको ये ध्यान रखना, कोलॉइड में थोड़ा सा इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में पार्टिकल साइज के बेसिस पर इसका आइडिया लग जाए, आपको इसके बारे में पता चल जाए। फिर एक बार देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन साइज मेन रोल है। लेस देन 1 नैनोमीटर दोनों की साइज रहेगी। अगर हमारे पास सॉल्वेंट की साइज तो लेस देन 1 नैनोमीटर है, लेकिन सॉल्यूट की साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में है, तो ये सोल्यूशन देखने में होमोजीनियस रहेगा, लेकिन रियल में प्रैक्टिकली एक्चुअली हेट्रोजीनियस होगा, जो कि हाई पावर माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम देख सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कोलॉइड का नाम देंगे। क्योंकि कोलॉइड हमें डिस्कस करना है, तो हमारा डिस्कशन इसी पॉइंट पर स्पेशली होना है। और अगर हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाए जिसमें सॉल्वेंट की साइज तो लेस देन 1 नैनोमीटर हो, लेकिन सॉल्यूट की साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में हमारा सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा। ये कह सकते हो कोलॉइड से भी अलग पार्ट है। तो जो हम लोग स्पेशली देखा जाए, मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में हमारे पास केवल ट्रू सोल्यूशन रहता है, और हेट्रोजीनियस में कोलॉइड एंड सस्पेंशन आते हैं। तो साइज के बेसिस पर अगर आपको ये चीज़ पता है, तो फिर आप हमेशा राइट रहोगे, कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। दूसरी बात, और अगर हम कुछ ऐसी टेक्निक अप्लाई कर दें कि हमारे जो सॉल्यूट की साइज जो लेस देन 1 नैनोमीटर है, ये इस रेंज में पहुंच जाए, तो हमारा ट्रू सोल्यूशन कोलॉइड बन सकता है। अगर हम कुछ ऐसी टेक्निक अप्लाई कर दें कि हमारे पास जो सॉल्यूट की साइज 1000 नैनोमीटर प्लस में है, इसको हम और स्मॉलर कर दें और इस रेंज में आ जाए, 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जाए, तो सस्पेंशन से कोलॉइड बनाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? गैप स्पेशली कहां पर है? साइज का। अगर यहां पर हम कुछ ऐसे फिजिकल या केमिकल टेक्निक अप्लाई कर दें, जो सॉल्यूट के साइज हैं या आपस में देखो सॉल्यूट क्लम्प कर जाएं, क्लस्टर बना दें, और ये साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में पहुंच जाए, तो हमारा ट्रू सोल्यूशन कोलॉइड बन सकता है। कोलॉइड के साइज को किसी तरीके से हम और स्मॉल कर दें, 1 नैनोमीटर से बिलो ले आए, तो हमारा कोलॉइड ट्रू सोल्यूशन बन सकता है। कोलॉइड की साइज को अगर हम और 1000 प्लस में ले जाएं, तो हमारा सस्पेंशन बन सकता है। सस्पेंशन की साइज को 1000 से बिलो ले आए किसी फिजिकल या केमिकल टेक्निक के थ्रू, हमारा कोलॉइड बन सकता है। तो कोलॉइड कुछ अलग नहीं है, कह सकते हो कि एक स्पेशल कंडीशन है किसी भी सिस्टम की, जहां पर डिस्पर्स फेज की साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में आपको लेनी है। इस रेंज में ये साइज रहेगी। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब स्पेशली ये है जो मैं समझाना चाह रहा था। ग्राहम का नाम देखा जाए कोलॉइड से काफी रिलेटेड है, क्योंकि ग्राहम ने सबसे पहले अपने सब्सटेंस को, अपने सोल्यूशन को फिल्टर करने के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो देखो इन्होंने कोलॉइड नाम दे दिया था, कोलॉइड्स, और एक इन्होंने क्रिस्टलोइड्स का नाम दिया था, क्रिस्टलोइड्स का नाम दिया था। ग्राहम ने सबसे पहले, जिनको फादर ऑफ कोलॉइड्स जो हैं वो ग्राहम हैं। ग्राहम का काफी एक्सपेरिमेंट कोलॉइड्स पर है। तो इन्होंने क्या किया, फिल्टर पेपर से सोल्यूशन को फिल्टर किया, जो बड़े आसानी से फिल्टर हो गए वो सब के सब क्रिस्टलोइड हैं, और जो फिल्टर बिल्कुल स्लो हुए या फिल्टर नहीं हुए उनको कोलॉइड नाम दे दिया। फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के बेसिस पर सबसे स्मॉलर लेवल पर उन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया था। बाद में क्या पता चला, क्रिस्टलोइड कुछ अलग नहीं है या कोलॉइड कुछ अलग नहीं है, हमारे सिस्टम का, हमारे कह सकते हो कि मिक्सचर की एक स्पेशल कंडीशन है। अगर हमारे मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लेस देन 1 नैनोमीटर के हैं, तो ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन बनेगा होमोजीनियस होगा। अगर साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में है, तो इसके सॉल्यूट वर्ड ना यूज करके हम डिस्पर्स फेज का नाम देंगे, और डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट को हम नाम देंगे डिस्पर्सन मीडियम, लेकिन साइज इसके इक्विवेलेंट ही रहेगी। तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम बनेगा, और इसी को हम कोलॉइड्स का नाम देंगे। और अगर साइज 1000 प्लस में पहुंच गई, तो उस केस में हमारा सस्पेंशन बनेगा। कोलॉइड और ट्रू सोल्यूशन स्टेबल होते हैं, और हमारा सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इस वीडियो में हमारा इतना पार्ट कवर होगा। अगले वीडियो में इसके आगे कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन
और कोलॉइड से रिलेटेड दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर होंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना। कोई डाउट किसी बच्चे को आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करना। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का मैं 100% प्रयास करूँगा। थैंक यू।